ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और बात करेंगे पेट्रोल के बाद अब सीएनजी और पीएनजी में मिश्रण को लेकर तैयारी शुरू हो चुकी है। जी हां, खबर आपको विस्तार से बता देते हैं। देखिए, पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने की सफलता के बाद सरकार अब सीएनजी और घरों में इस्तेमाल होने वाली पीएनजी में भी बड़ा बदलाव करने जा रही है और सरकार एलएनजी के भारी भरकम आयात को घटाने के लिए कंप्रेस्ड बायोगैस ब्लेंडिंग ऑब्लिगेशन का रणनीतिक प्लान बना रही है। अब इस योजना के तहत कृषि अवशेषों जैसे कि पराली और जैविक कचरे से तैयार होने वाली जो शुद्ध कंप्रेस्ड बायोगैस है उसको सीएनजी और पीएनजी पाइपलाइनों में चरणबद्ध तरीके से मिलाया जा रहा है। अब इस मिश्रण का लक्ष्य वित्तीय वर्ष 2026-27 तक 3% और 2027 से 2028 तक 4% और 2028 से 2029 से इसे अनिवार्य रूप से 5% ले जाने का प्लान हो चुका है। चूंकि ये बायोगैस रासायनिक रूप से प्राकृतिक गैस के ही समान है और इसे गाड़ियों के इंजन या फिर रसोई गैस के बर्नर की कार्य क्षमता पर कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा। सरकार के इस कदम से देश में बायोगैस प्लांट लगेंगे, पराली जलाने की समस्या कम होगी, किसानों को आय का नया जरिया मिलेगा, भारत की विदेशी गैस पर निर्भरता काफी हद तक कम होगी। तो लोगों के मन में एक बार फिर से सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये कारगर है भी या नहीं। देखिए, इससे गाड़ियों के माइलेज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सवाल उठ रहे हैं, क्या इसकी क्षमता भी ओरिजिनल सीएनजी या फिर पीएनजी की तरह होगी। इसी मुद्दे पर हमने लोगों से राय भी जानने की कोशिश की। आइए आपको बताते हैं कि इस मुद्दे पर लोगों ने अपनी राय क्या रखी है, कितने लोग इस पूरे मामले को लेकर जागरूक हैं, क्या उन्हें पता भी है कि सरकार कुछ ऐसा कदम उठाने जा रही है। सवाल हमारा पहला ये था कि क्या आप ये जानते हैं कि सरकार पेट्रोल की तर्ज पर अब सीएनजी और पीएनजी में भी बायोगैस मिलाने की योजना पर काम कर रही है। ये हमारा पहला सवाल था। लोगों ने कितनी तादाद पर इसमें जवाब दिया है, देखिए हाँ, पूरी जानकारी है। ये लोग कह रहे हैं जिसमें 22% ऐसे लोग हैं, जबकि थोड़ा बहुत ये सुना है, यानी कि ऐसे भी लोग हैं जिनको ये लगता है कि हाँ ऐसी खबर हमने सुनी है लेकिन पुख्ता तौर पर उन्हें कोई जानकारी नहीं है। पहली बार ऐसा सुना है 60% लोग ये कह रहे हैं, जबकि मुझे इस विषय में कोई भी रुचि नहीं है। ऐसे देखिए इसकी संख्या है ही नहीं एक्चुअली, लेकिन जो लोग जागरूक हैं उनकी तादाद देखिए 60% की है। दूसरा सवाल हमारा ये था कि सरकार के अनुसार बायोगैस मिलाने से गाड़ियों के माइलेज पर क्या कोई असर पड़ेगा, क्या आपको इस बात पर भी भरोसा है। तो लोग क्या कह रहे हैं आइए आपको बता देते हैं। देखिए हाँ, पूरी तरीके से भरोसा है। 16% लोग ये मानते हैं कि हाँ जो कदम उठाए जा रहे हैं ये हम जानते हैं कि इस पर भरोसा है जो सरकार कदम उठा रही है। थोड़ा संशय हमें लगता है कि हो सकता है कि हाँ इससे कुछ ना कुछ दिक्कतें भी आएंगी। 10% ऐसा लोग कह रहे हैं। गाड़ियों में खराबी आ सकती है। 32% लोग ये मानते हैं कि हाँ इससे गाड़ियों पर असर जो है वो पड़ेगा। रिपोर्ट के बाद ही ये पता चलेगा। 42% लोग ऐसा कह रहे हैं, यानी कि संख्या यहाँ पे देखिए 42% लोग रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। यानी ऐसे लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि देखिए पहले इस्तेमाल करेंगे, इसके बाद हम विश्वास करेंगे क्या वाकई में सही है जो सरकार दावा कर रही है वो सही भी है या फिर वाकई में स्थिति खराब हो सकती है। तीसरा सवाल, इस योजना का एक मुख्य उद्देश्य पराली से बायोगैस बनाना है, तो क्या इससे प्रदूषण कम होगा, ये हमारा सवाल था, जिसमें लोग ये कह रहे हैं कि हाँ पराली से होने वाले प्रदूषण में कमी आएगी। 40% लोग मानते हैं कि हाँ जो ये कदम उठाए जा रहे हैं इससे प्रदूषण में कमी होगी, थोड़ा असर पड़ेगा। 28% लोग ये कह रहे हैं कि ज्यादा तो नहीं लेकिन हाँ थोड़ा असर इससे जरूर पड़ेगा। उनकी तादाद है 28% में। इससे प्रदूषण पर फर्क नहीं पड़ेगा। 26% लोग ये कहते हैं कि जो भी कदम उठाए जा रहे हैं पराली के थ्रू बायोगैस को लेकर या सीएनजी में मिलावट को लेकर मिश्रण को लेकर इससे फर्क नहीं पड़ने वाला है प्रदूषण में। फिलहाल कुछ नहीं कह सकते हैं। 6% ऐसे भी लोग हैं। हमारा अगला सवाल यह था कि भारत अपनी जरूरत की ज्यादातर एलएनजी विदेश से खरीदता है, क्या बायोगैस मिश्रण से विदेशी निर्भरता इससे कम होगी। क्या वाकई में लोग ये जानते हैं, समझते हैं कि जो सरकार कदम उठा रही है इससे वाकई में जो भारत है आत्मनिर्भर बनेगा, विदेश पर निर्भरता खत्म होगी। तो लोग 42% लोग कहते हैं कि हाँ भारत ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर इस कदम से जरूर बनेगा। 35% लोग कहते हैं कि कुछ हद तक आयात
बिल जो है वो कम होगा, 35% लोग ये कह रहे हैं, जबकि 15% लोग कहते हैं कि इसका विदेशी निर्भरता पर कोई भी बड़ा असर नहीं पड़ेगा। ऐसे भी लोग हैं जो कह रहे हैं कि इससे कोई भी निर्भरता कम नहीं होगी, कोई फायदा होने वाला नहीं है। 8% लोग कहते हैं कि इस बारे में जानकारी हमें कुछ भी नहीं है, यानी कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें इनके बारे में कोई जानकारी नहीं है, उनकी भी तादाद है जिनकी संख्या 8% में है। हमारा पांचवा सवाल यह था कि क्या आपको यह लगता है कि सीएनजी पीएनजी में बायोगैस मिश्रण से भविष्य में, क्या इससे भविष्य में गैस के दाम सस्ते होने चाहिए? लोग क्या कह रहे हैं वो जरा हम आपको बता देते हैं। हाँ, कीमतें तो जरूर घटनी चाहिए, ये 14% लोग सिर्फ मानते हैं कि हाँ, इससे हो सकता है कि कीमत में थोड़ी कमी जरूर देखने को मिलेगी। कीमतें भले ना घटे लेकिन स्थिर रहनी चाहिए, ये 20% लोग ये कह रहे हैं कि भले ही कीमत कम ना हो लेकिन जो कीमत अभी होगी वो भविष्य में ऐसे रहनी चाहिए ताकि लोगों की जेब पर इसका असर ना पड़े। सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर दाम बढ़ा सकती है, 31% लोगों को ये भरोसा है कि हाँ, हो सकता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर बढ़ोतरी भी हो। अभी कुछ भी साफ नहीं है, 8% लोग ये कह रहे हैं कि अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, जो कदम उठाए जा रहे हैं इससे फायदा होगा भी या फिर नहीं होगा। अब मेहमान के पास चलते हैं, हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, एमके अग्रवाल अर्थशास्त्री, मिताली निकोरे अर्थशास्त्री हमारे साथ जुड़ गई हैं। बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। चर्चा की शुरुआत में आपके साथ करूंगी एमके अग्रवाल जी, ये सरकार ने जो एक कदम, क्योंकि पहले से हम देख रहे हैं E20 को लेकर जो अलग अलग तरीके से लोगों के मन में सवाल है, गाड़ियां खराब हो रही हैं, ये वो, अब जब सीएनजी पीएनजी को लेकर, बायो मिश्रण को लेकर जो सरकार की ओर से कदम बढ़ाए जा रहे हैं, जरा सर इसके बारे में बताइए, क्या वाकई में इससे स्थिति सुधरेगी, क्या इसका फायदा होगा, आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए पुनीता जी, जिस प्रकार से बायोगैस को आगे बढ़ाने की बात है, ये 2018 के बजट से चर्चा प्रारंभ हुई थी। 2023 में इसको आगे बढ़ाया गया था, लेकिन थोड़ा सा हम एक साल पीछे हो गए हैं। और लेकिन अब इसी साल से 3% का मिश्रण अलाउ किया है कैबिनेट ने। जो पहले ये था 25-26 से 1%, 26-27 से 2%, 23 में ऐसी बात कही गई थी, लेकिन कैबिनेट ने अब इस साल से 3%, आगे 4%, फिर 5% तक, ये अगले 10 सालों तक इसकी बात की जा रही है। और ये मान करके चलिए, ये एक बायो एनर्जी है, यानी कि ये हानिकारक नहीं होगा, घरेलू स्रोतों से उपलब्ध होगा और किसी प्रकार के हानि की इसमें गुंजाइश नहीं है। और इसलिए कि देखिए, दो तरह का हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक जो कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस है जो हम यूज करते हैं ट्रांसपोर्ट में, एक जो हम पाइप नेचुरल गैस है जो घरों में ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। जहां तक घरों में ईंधन के तौर पर इस्तेमाल होने का प्रश्न है, तो वहां पर ऐसा कोई इक्विपमेंट नहीं होता है जो उसका इंग्रेडिएंट बदलने पर फर्क पड़े। मेन चीज ज्वलनशील होना चाहिए, उसी क्वालिटी का ज्वलनशील होना चाहिए, वो ये रहेगा। क्योंकि पहले भी हम बायोगैस का इस्तेमाल घरेलू उपकरण में करते रहे हैं जी। तो वहां पर चिंता की बात रही। बात सीएनजी की, तो सीएनजी के लिए भी, उसके लिए भी फिटनेस पहले से ही सरकार करके रखेगी और अभी बहुत न्यूनतम स्तर पर इसको प्रारंभ किया जा रहा है और उसी का एक ये मिश्रण बनता हुआ दिखाई पड़ता है। तो मुझे लगता है कि एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर के एक बड़ी और राहत देने वाली शुरुआत है। ठीक है, ठीक है, इस पर मैं आपसे भी प्रतिक्रिया एक चाहूंगी मिताली निकोरे जी। आप सरकार का ये मास्टर प्लान जो है, आप इसे किस तरीके से देख रहे हैं? जी बिल्कुल, धन्यवाद मुझे जोड़ने के लिए इस चर्चा में। अगर हम इसे एक होलिस्टिक तरीके से देखें, एक ग्रीन और सर्कुलर इकोनॉमी की तरह से देखें, तो मुझे लगता है कि एक बहुत ही अच्छा स्टेप है। क्योंकि अभी तक हमने ये देखा है कि E20 और उसके ऊपर इतना ज्यादा बवाल मचा हुआ है कि क्या हमारा जो ट्रांजिशन है वो एक सही तरीके से हुआ या नहीं, इसके ऊपर दो राय हो सकती हैं। लेकिन इसके ऊपर दो राय नहीं हो सकती कि हमें E20 की दिशा में जरूर जाना है, हमें एथनॉल ब्लेंडिंग के ओवरऑल डायरेक्शन में जाना है। चाहे वो एथनॉल ब्लेंडिंग एग्जैक्टली हो, चाहे वो और तरह के ग्रीन फ्यूल हो। और इस पूरी अनाउंसमेंट में आज बेसिकली जो 3 प्रिंसिपल्स हाईलाइट हुए हैं, जो हमारे 3 बड़े बड़े गोल्स हाईलाइट हुए हैं, हमें वो हमेशा याद रखने हैं कि नंबर 1 हमारे लिए आत्मनिर्भरता
एनर्जी की आत्मनिर्भरता, एक फ्यूल की आत्मनिर्भरता की डायरेक्शन में जाने के लिए ये पूरी पॉलिसी एक बहुत अच्छी पॉलिसी है, क्योंकि आप ये सोचिए कि हमारे पूरी तरह से एलपीजी, एलएनजी, सीएनजी, इन सब की डिपेंडेंसी एक्सटर्नल इंपोर्ट्स पर है। लेकिन अगर हम अपने ही देश में कुछ ब्लेंडिंग करके सीएनजी और पीएनजी को और ज्यादा बढ़ाकर उसका मिश्रण करके जो हमारे यहाँ पर बनते हैं, मिलते हैं, सीएनजी के फील्ड्स हैं भारत में, अंडमान निकोबार में भी एक नया एक्सप्लोरेशन हो रहा है, तो इससे हमारी आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। बिल्कुल, यानी कि आप बोल रहे कि आत्मनिर्भरता की दिशा में ये बहुत बेहतर कदम है, लेकिन सवाल ये भी है ना कि आखिर कितने समय में जाकर सरकार को इसका फायदा मिलने वाला है, क्योंकि शुरुआत देखिए 23,000 करोड़ से ज्यादा इसमें बताया जा रहा है कि इन्वेस्ट किया जाएगा। और क्या लगता है आपको एम के अग्रवाल जी, कितने समय में आकर आखिर सरकार को इससे फायदा होने वाला है, लोगों को इसका फायदा समझ आएगा? क्योंकि E20 को लेकर लोगों में भरोसा खत्म हो चुका है, हम देख रहे हैं लगातार अलग अलग तरीके से प्रतिक्रिया। और जब अब सीएनजी पीएनजी में बायोगैस के मिश्रण को लेकर भी कदम आगे बढ़ाया जाता है, सबसे बड़ी चुनौती तो यही होगी कि आम लोगों के मन में किस तरीके से इसे लेकर जागरूकता फैलाई जाए, भरोसा कैसे लोगों के अंदर पैदा की जाए। तो आप कैसे देख रहे हैं, कैसे इसका फायदा मिलने वाला है भविष्य में? देखिए, जहां तक इसकी बात है तो हम ये कह सकते हैं एथेनॉल मिश्रण को भी लेकर के थोड़ी अफवाह ज्यादा है, रियलिटी उतनी नहीं है। लेकिन यहाँ पर तो बिल्कुल भी ये समस्या नहीं, क्योंकि हम मॉडरेट लेवल पर अभी लेकर के चल रहे हैं। मैंने कहा ना, आप जो है एलएनजी पर ये प्रॉब्लम नहीं आ रही, पीएनजी पर ये दिक्कत नहीं आ रही है। और यहाँ पर ट्रांसपोर्ट सेक्टर में जब इसका मिश्रण करेंगे वहां पर ये हो सकता है, लेकिन उसके लिए पहले से तैयारी, और इसीलिए 24,000 करोड़ रुपए का निवेश की यहाँ पर बात की जा रही है। और उसके लिए बाकायदे पाइप स्ट्रक्चर ले करके, रूरल एरिया से ले करके और जहां तक ले जाना है, एक डेडिकेटेड पाइप के माध्यम से इसको ले जाया जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि, और इसके फायदे आप देखिए कितने प्रकार के, प्रदूषण कम करना, जो हम जीरो कार्बन एमिशन की तरफ बढ़ने की बात कर रहे हैं, 2070 तक वहां बढ़ेंगे। आत्मनिर्भरता की बात है, हम जीडीपी ग्रोथ भी बढ़ाएंगे, और विदेशी मुद्रा पर जो हमारी अनावश्यक जो खर्च है, हम उसको बचा करके अपने को आत्मनिर्भर एनर्जी की ओर बढ़ाएंगे। मान लीजिए 5% का बचत होता है, तो 5% की बचत बहुत बड़ी बचत होती है। आप यूं समझिए कि 5% हमारी विदेशी मुद्रा की बचत। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि, और दूसरा क्या है कि जैसे मान लीजिए पराली लोग जला देते हैं, या गोबर का इधर से उधर है, या बायो जो है वेस्ट है, हम उसका इन सब में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप देखिए रेलवे का आधुनिकीकरण हुआ, अब वहां पर वो चीज बायो वेस्ट के रूप में उसका इस्तेमाल बढ़ाया जा रहा है। तो एक इंटीग्रेटेड एनर्जी सेक्टर, और इसी के साथ साथ जो हम लोग बात कर रहे हैं कृषि में, जो जीरो कॉस्ट की तरफ बढ़ने की बात है, यानी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ हम बढ़ना चाह रहे हैं, परंपरागत, उसमें भी ये मदद करेगा। प्लस किसानों की आय बढ़ाने में भी ये मदद करेगा। अर्बन वेस्ट मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा ये उपचार बन पाएगा। पुनीता जी, यानी किसानों को इससे फायदा मिलने वाला है आने वाले दिनों में, जो आप कह रहे हैं कि इससे वाकई में बेहतर कदम सरकार का माना जा रहा है। लेकिन मिताली निकोरे जी, जरा इस पर भी एनालिसिस कीजिए, क्योंकि देखिए 3% से इसकी शुरुआत होगी और 5% तक इसे ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि क्या वाकई में भारत के पास इतना बायोमास है कि 5% का लक्ष्य पूरा कर लिया जाएगा? जी जी बिल्कुल पुनीता जी, इतना बायोमास तो है, और ये तो हमारा एक ट्रेडिशनल इंडस्ट्री है जिसे हम रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम आज के आंकड़े देखें तो 3 कॉन्टिनेंट्स हैं या फिर 3 रीजन्स हैं दुनिया के जो कि 90% ग्लोबल बायोमीथेन प्रोड्यूस करते हैं। वो है नॉर्थ अमेरिका यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूरोप और चाइना। इनफैक्ट अगर हम पूरे विश्व की प्रोडक्शन देखें तो चाइना नंबर 1 है इन हाउस होल्ड स्केल बायोगैस
एंड बायोमीथेन सिस्टम्स। इसका मतलब ये है कि चाइना ने एक इंडस्ट्रियल स्केल पर बायोमीथेन सिस्टम्स को यूज करके अपनी जो डिपेंडेंसी है वो हाँ। सीएनजी, पीएनजी और इन सारी इंपोर्टेड तरह की गैसेस पे कम करी है। और जी। आज हम जो आत्मनिर्भरता की तरफ जा रहे हैं उसमें भी हमारा यही एम है कि दो स्टेक होल्डर्स को एक साथ बेनिफिट मिले। एक तरफ हमारे फार्मर्स, हमारे अन्नदाता जो कि इस बायोमीथेन और बायोगैस के प्रोड्यूसर्स हैं, स्पेशली जो कैटल ओनर्स हैं, और दूसरी तरफ हमारी इंडस्ट्री जिसको इस बायोमीथेन और बायोगैस की बहुत जरूरत है। हाँ, लेकिन देखिए इसमें ये भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि देखिए ये कदम तो आगे बढ़ाए गए और जो आपने बताया कि लंबे समय से देखिए इस पर काम हो रहा था, थोड़ा डिले भी हुआ है लेकिन अब आगे तेजी के साथ बढ़ा जाएगा। लेकिन चुनौतियां क्या आप देख रहे हैं? क्या इतना आसान जितना ये लग रहा है, कितना इतनी आसानी से ये तमाम चीजें हो पाएंगी? क्या क्या चुनौतियां आप देख रहे हैं इसके सामने? तो मेरे हिसाब हाँ, चलिए बोलिए मिताली, बोलिए जी, बोलिए बोलिए मिताली जी। मेरे हिसाब से अगर आप ये देखिए कि चुनौतियां क्या हैं, मेरे हिसाब से 3 इश्यूज हैं। हाँ। नंबर 1 हमारा इशू है जनरेशन का। जनरेशन के लिए हमारे पास सफिशिएंट रॉ मटेरियल है, लेकिन क्या हम उसे करेक्ट ग्रेड पर लेकर आ सकते हैं जिस जनरेशन पे हमें उसकी जरूरत है? वो सबसे नंबर 1 टेक्निकल इशू आ जाता है। दूसरा इशू आता है कि हम इसकी जब ब्लेंडिंग करेंगे तो उस ब्लेंडिंग के लिए आपको जो टेक्नोलॉजी चाहिए और उसके लिए जो आपको इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन होगी वो भी ग्रीन एनर्जी से आनी चाहिए, ताकि ये भी एक ग्रीन और सर्कुलर इकोनॉमी में आए। और नंबर 3 है लोगों का एक परसेप्शन। उनको भी ये समझना होगा कि ये जो गैस है ये पूरी तरह से क्लीन है और ये आपके घरों में यूज हो सकती है और ये एक सर्कुलर इकोनॉमी के प्रिंसिपल पर गैस बनी हुई है। तो इन तीनों एरियाज पे जो टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट्स है और जो लोगों की परसेप्शन है, इन दोनों पर काम करना बहुत जरूरी है। और फाइनली प्राइसिंग, क्योंकि इसकी प्राइसिंग मेरे हिसाब से, जैसे हमने E20 की पॉलिसी से भी सीखा है, प्राइसिंग पर काम करना बहुत जरूरी है ताकि लोग समझें कि ये नॉर्मल गैस से जो अनब्लेंडेड गैस है उससे ये ब्लेंडेड गैस, क्योंकि ये ग्रीन गैस है और लेस इंपोर्ट हैवी है, तो ये सस्ती भी होनी चाहिए। लेकिन M.K. अग्रवाल जी जरा ये भी समझाइए कि जो लक्ष्य रखा गया है CBG को लेकर, मान लीजिए वो लक्ष्य पूरा नहीं होता है तो फिर PNG और CNG के मिश्रण में क्या दिक्कतें आने वाले दिनों में हो सकती है? मुझे लगता है मुझे दिक्कत आएगी नहीं लक्ष्य को पूरा करने के लिए, क्योंकि ये 2018 की योजना है। 2023 में इसको और आगे बढ़ाया गया है। अब उसी चीज को अब इम्प्लीमेंटेशन स्टेज पर लगा है। काफी हद तक उसका इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर लिया गया है और ये जो 24,000 करोड़ रुपए रखे गए हैं, ये मान लीजिए जो यूनिट्स आ रही हैं या किसी प्रकार के आ रहे, उनके लिए जो पूंजीगत आवश्यकता है या उनकी टेक्नोलॉजी डिसेमिनेशन की बात, वो तैयारी करके ही आया गया है। इतनी बड़ी राशि, 24,000 करोड़ रुपए की राशि, तो उत्पादन के वृद्धि पर भी जोर दिया जाएगा। जो अभी वेस्ट हो जा रहा है, जो हमारे लिए एक चिंता बन जाता है पर्यावरण के लिए, वो हमारे लिए एसेट भी बनेगा, पर्यावरण भी नहीं होगा। और जब नई कार्य विधि शुरू होगी तो इसमें आप समझिए कि एम्प्लॉयमेंट भी बड़े स्तर पर सृजित होगा। तो यानी कि हम जो बाहर से ईंधन ला रहे थे उसमें एम्प्लॉयमेंट नहीं सृजित हो रहा है। आप इस तरह समझिए, जब हम अपने यहाँ बायोगैस का प्रोडक्शन बढ़ाते हैं और मान लीजिए पराली जलाने में क्या है, दिया सलाई लगाया, जल गई, उसमें कौन सा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, लेकिन उसी पराली को जब बायोगैस में हम कन्वर्ट करेंगे या अर्बन वेस्ट को जब हम बायोगैस में इधर करेंगे और बचे हुए जो सॉलिड वेस्ट है उसका हम इस्तेमाल खाद के रूप में करेंगे, तो आप क्या इस प्रोसेस समझिए एम्प्लॉयमेंट किस प्रकार से जनरेट होगा। प्लस जो हम जीडीपी के ग्रोथ की बात कर रहे हैं, हम फॉरेन एक्सचेंज की बचत की बात कर रहे हैं, आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं, हम कैसे बढ़ेंगे आत्मनिर्भरता की ओर? देखिए हमारे पास उतना बड़ा रिजर्वायर अभी नहीं है फॉसिल फ्यूल का जितना मिडिल ईस्ट के पास या अन्य राष्ट्र के पास है। तो हमें अपने साधन तलाशते हैं। हम कृषि में बहुत आगे हैं। हम जब कृषि में आगे हैं तो उस वेस्ट को आप देखिए, किसानों के लिए आज चुनौती बन चुका है, क्योंकि स्थान है नहीं कहाँ पर फेंके। अब उनको उत्पादन करना है, तो अगर उनको एक और वेस्ट, जिसको कहते हैं ना आम के आम गुठलियों के दाम, तो अगर हम उस स्थिति में आते हैं तो किसानों को फायदा ऐसे नहीं पहुंचेगा। तो इस टेक्नोलॉजी को हमें यह भी समझना पड़ेगा। जहां तक इथेनॉल की बात थी उसमें लिमिटेड लोग केवल शामिल थे किसानों की तरफ से, लेकिन इसमें पूरा
आप देखिए किसान का इकोसिस्टम इसमें काम करेगा हर तरह से, और छुट्टी में कन्वर्ट हो रहा है। और अगले 10 सालों में इसका उत्पादन बढ़ाने की योजना। और उत्पादन कैसे बढ़ेगा? एकदम से नहीं बढ़ेगा ना। उत्पादन बढ़ाने के लिए हमको क्या करना होगा? उसका इंफ्रा और बढ़ाना पड़ेगा, लॉजिस्टिक और बढ़ाना पड़ेगा। उसी क्रम में ये बैंकों से भी बात है, टेक्नोलॉजी उपलब्ध कराने से। बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जरूरत पड़ेगी। अब नए एंटरप्रेन्योर आएंगे, मान लीजिए इसी में कोई स्टार्टअप आगे बढ़ करके आता है, हो सकता है मान लीजिए पूरे उत्तर प्रदेश को कवर कर लेता है। ये डिपेंड करता है ना इंटरप्रेन्योरियल स्किल हम कितना आगे ले जा सकते हैं। तो सारी संभावनाएं। अब जो अभी तक ये होता था कि ग्रामीण परिवेश वाले लोग आगे आइए ना इस क्षेत्र में, आप भी काम करिए, वहां भी पढ़े लिखे लोग हैं, आप क्यों नौकरी ढूंढ रहे हैं? आप एक बायोगैस प्लांट लगाइए, आप वहां पर औरों को नौकरी दीजिए। यानी कि नए हमारे यहाँ सेक्टर्स इमर्ज कर रहे हैं। जो हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं, हम इसीलिए कर पा रहे हैं कि हम अपनी इकोनॉमी में रिफॉर्म ला रहे हैं। आप सोचिए, जब गोवर्धन ये आया, कल कैबिनेट से मंजूरी मिली है, तो आप सोचिए कि बहुतों को सोचने को मिला कि अरे ये गोवर्धन क्या है। कुछ ने सोचा कि वो तो चलो टूरिज्म का हब बन रहा है क्या। लेकिन जब उसके डिटेल में जिनको पता हो जाते हैं तो समझते हैं ये इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन का एक तरीका है। तो मुझे लगता है कि ठीक है, एक जागृति की भी आवश्यकता है, किसानों में और अवेयरनेस ऐसे लोग हैं, ऐसे लोग हैं सर जिनको पता ही नहीं है गोवर्धन योजना है क्या, नहीं पता है। आप सही कह रही हैं। बिल्कुल। और इसलिए तो इम्प्लीमेंट कैसे होगा? अगर ये कदम उठाया जा रहा है तो लोगों को इसके बारे में कितना पता है? ये बायोगैस मिश्रण से किस तरीके से फायदा होगा, ये लोग कैसे समझ पाएंगे? ये भी सरकार को कहीं ना कहीं सुनिश्चित करना होगा, इसे लेकर भी तैयारी करनी होगी। लेकिन मिताली जी, जरा आम लोगों के उससे बताइए कि आम लोग हमेशा ये सोचते हैं कि अगर मान लीजिए कि ये कदम उठाए जा रहे हैं तो क्या भविष्य में सीएनजी पीएनजी के दामों में भी गिरावट आप देख पा रही हैं? अगर तमाम चीजें यहाँ पर सोचिए कि आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम बढ़ाए जा रहे हैं, विदेशों पर निर्भरता कम होगी, तो फिर क्या कीमतों में भी कोई कमी देख पा रही हैं भविष्य में? जी, बिल्कुल। मैं यही चाहती हूँ कि इन स्टेप्स से एक सिचुएशन ऐसा आए जब हम सरकार को एक पेपर प्रेजेंट करके दे सकें और कहें कि आप एटलीस्ट इन स्टेप्स की वजह से सीएनजी पीएनजी की कीमतें 2 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए पर केजी तक भी आप कम कर सकते हैं। आप सोचिए, लेकिन आप कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि ये पहले साल में हो जाए, हो सकता है इसे 2 या 3 साल लगे, लेकिन ये बहुत मेरे हिसाब से हो सकता है, इजीली हो सकता है कि 10% तक भी हम प्राइसेस का एक एडवोकेसी कर सके कि आप 10% प्राइसेस रिड्यूस करें। लेकिन ये तभी हो सकता है पुनीता जी, जब हमारा जो ये मूवमेंट है, हमारा जो ये पूरा ये स्कीम है, ये एक मूवमेंट बन जाए। ये स्कीम सिर्फ स्कीम ना रहे जो ऊपर से एक स्कीम आती है सरकार की, लेकिन ये लोगों का एक मूवमेंट बने। और आज मैं कहूंगी कि महिलाएं, जो इस देश की महिलाएं हैं, वो आज हमारी सबसे बड़ी प्रोड्यूसर्स हैं गोबर गैस की, बायोगैस की। और उनको साथ में लेकर अगर आप उन्हें से छोटा एंटरप्रेन्योर, एक नैनो एंटरप्रेन्योर की तरह उनमें एक इन्वेस्टमेंट करें सरकार की तरफ से और एनजीओस की तरफ से और सोशल एंटरप्राइजेस की तरफ से और फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस के माध्यम से, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के माध्यम से विमेन को आगे लाया जाए कि वो गोबर गैस का एक सेल वहां पर करें, बायर्स सेटअप कराए जाए रूरल एरियाज में। तो ये एक मूवमेंट बन सकता है, सिर्फ एक स्कीम ना रहकर एक बहुत ही विमेन लेड मूवमेंट, जो कि इस देश का पूरा नक्शा बदल सकता है। बिल्कुल। और इसकी भी उम्मीद अब देखिए, अगर कहीं ना कहीं लोगों के लिए कदम उठाया जा रहा है तो लोगों तक कैसे फायदा पहुंचे, इसकी भी जाग लोग जो जिज्ञासा है लोगों में बहुत ज्यादा होती है। लेकिन एमके अग्रवाल जी, जरा ये बताइए कि इस दिशा में कार्बन मार्केट को लेकर आप क्या देख रहे हैं? कार्बन क्रेडिट मार्केट में किस तरीके से फायदा भारत को हो सकता है ये कदम अगर यही चर्चा में शुरू में करना चाह रहा था कि अगर हमारा मान लीजिए कार्बन एमिशन कम होता है तो हम कार्बन को हम बेच सकते हैं, इस एडवांटेज को ले सकते हैं। ग्रीन हाउस जो हमारे यहाँ ग्रीन उसको हम कमी ला करके हम अपने यहाँ इसका क्रेडिट ले सकते हैं, इसको हम मॉनिटाइज कर सकते हैं और इसका फायदा किसानों को मिलेगा। यानी कि जो इसका उत्सर्जन कर रहे हैं वो अगर रोक लेते हैं, मान लीजिए अर्बन वेस्ट हो रहा है किसी म्यूनिसिपैलिटी का, वो अर्बन वेस्ट वाला अगर इसको कर रहा है तो उसको इसका उस क्रेडिट का बेनिफिट होगा। बशर्ते कि इस प्रकार के एक सिस्टम, स्ट्रॉन्ग सिस्टम भी डेवलप करना होगा कि किसका क्या क्रेडिट है।
वो वहां पर हो इंश्योर, और इसकी प्रक्रिया भारत में बहुत तेजी से चल रही है। तो ये मल्टीपल इसमें काम होंगे, जिसको कह सकते हैं एक स्ट्रॉन्ग लिंकेज इफेक्ट डेवलप हो रहा है। ये नई सोच है, नया कलेवर है, लोगों को जरा समय लगेगा। और जो आपने कहा ना, जागरूकता, जागरूकता हर स्तर पर, उत्पादन कैसे होगा, इसकी बिक्री कैसे होगी, वो पैसा क्या होगा, इसीलिए 10 साल के लिए कीमत स्थिर कर दी गई है। जो ये कॉम्प्रेस्ड बायोगैस है, सीबीजी, इसका कर दिया गया ताकि किसान एश्योर्ड रहें कि उसमें कोई घटत बढ़त नहीं होनी है। तो किसान के लिए भी एक अच्छी राहत की बात है। जो चीज अभी वेस्ट करने के लिए, उसको सड़ाने के लिए पैसा लगाते थे, आज उसी से यदि उनको फायदा मिल रहा है, और नए लड़के जो घर में तैयार हो रहे हैं, उनके लिए एक नया व्यवसाय तैयार हो रहा है। मान लीजिए 4-6 गांव का किसी बच्चे ने एक प्लांट लगा लिया, तो अब आप सोचिए एक इंटरप्रेन्योरियल स्किल डेवलप हो गया ना, रूरल डेवलपमेंट का एक नया आयाम तैयार हो रहा है। इसको इस रूप में देखिए, कार्बन क्रेडिट भी वो ले सकेंगे। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं विन विन सिचुएशन है। और जिस प्रकार का ग्लोबल ट्रांसफॉर्मेशन है, हम जितना करीब आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेंगे, आज देखिए प्रधानमंत्री जी ने स्वदेशी की ओर फिर कहा है, ठीक है दूसरे कॉन्टेक्स्ट में कहा, लेकिन ये भी तो स्वदेशीकरण है। हम अपने यहाँ के वेस्ट को यदि हम गोल्ड में कन्वर्ट कर रहे हैं, गोल्ड ही है, एनर्जी इज इक्वल टू गोल्ड, तो आप समझिए एक बड़ी स्ट्रेटजी है, इस रूप में समझिए। और जहां तक इथेनॉल की बात है, एक चीज मैं कहना चाहूंगा, इससे विदेशी मीडिया का भी थोड़ा समझना पड़ेगा कि वो नहीं चाहते। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा कि अभी एक किसी विदेशी बड़े नेता ने कहा था भारत में आकर के कि अब भारत तेजी से आगे बढ़ेगा, हमको अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, तो अब उम्मीद यही करनी चाहिए। सर माफी के साथ मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी, समय फिलहाल इतनी की इजाजत देता है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। अब उम्मीद इसी बात की, जिस उद्देश्य के साथ ये कदम सरकार की ओर से बढ़ाए जा रहे हैं, इसका भविष्य में लाभ लोगों तक पहुंचे। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए इंडिया न्यूज।